नमस्कार दोस्तों, आज हम युवा कथाकार प्रज्ञा रोहिणी की कहानी रेत की दीवार का पाठ करेंगे। देखिए, हमने आपसे पहले ही कहा था एक अच्छा ड्राइवर साथ में दीजिए, पर आपने न जाने किसे भेज दिया। लोकल साइट सीइंग के लिए तय 4 घंटे का सफर उसने केवल 2 घंटे में ही पूरा कर दिया। पर सब दिखाया ना आपको? दिखाया। एक टूरिस्ट पॉइंट और एक मंदिर दिखाने के बाद ही कहने लगा, यहाँ ज्यादा कुछ नहीं है देखने के लिए। आने से पहले नेट पर उपलब्ध सारी जानकारी लेकर आए थे हम। उन जगह का नाम लेते ही उसने कहा, फला जगह देखने लायक नहीं है, वो जगह बंद है, वहां मेले के कारण नहीं जा सकते। हमने उसे कहा, चलो मेला ही घुमा दो, तो जनाब ने नखरीली आवाज में कहा, वहां तक गाड़ी पहुंचना मुश्किल है, आप खुद ही चले जाइए। अब आप ही बताइए, मेरे साथ 2 बच्चे और मेरे बुजुर्ग माता पिता थे, सबको मुझे ही देखना है। ऐसे में इस तरह का इंसान, और फिर इस उम्र में पहाड़ी रास्ते का सफर मेरे पेरेंट्स क्या पैदल कर सकते हैं बताइए? सॉरी मैडम, उसका स्वभाव जरा टेढ़ा ही है और लोगों से भी उसकी यही शिकायतें आती हैं। पर क्या करें, आज हमारी सारी गाड़ियां लग चुकी थीं और कोई नहीं था तो उसे भेज दिया। कल से आपको अच्छा आदमी देंगे। यात्रा के पहले ही दिन माता पिता को परेशान और बच्चों को असंतुष्ट देखकर नैना का मन उदास हो गया। विवेक ने कहा था, 3 दिन रुक जाओ, बस एक जरूरी काम निपटा लूं, फिर साथ चलेंगे। लेकिन नैना को तो जुनून सवार था कि अपने दम पर भी ले जा सकती है वह सबको हिमाचल। अनजान जगह पर लोगों से निभाना उसे आता था, बस बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होती थी। वह बदतमीजी का मुंह तोड़ जवाब भी दे सकती थी, पर यही सोचकर शांत हो गई कि हिम्मत जगाकर जिन माता पिता को साथ लाई है उनका मन खिन्न होगा। सीधे सरल स्वभाव के लोग हैं, लड़ाई झगड़ों से कोसों दूर। रिसेप्शन पर बात होने के बाद भी नैना का मन अशांत बना रहा। पता नहीं कैसा होगा ये नया ड्राइवर। अरे ये सारे ही एक थैली के चट्टे बट्टे होते हैं। मन के अशांत भाव को उसने जाहिर न करते हुए अपने चुलबुले अंदाज में पापा से कहा, फिकर नॉट पापा, कल से कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर 3 दिन बाद विवेक के आने के ध्यान ने धीरे धीरे संशय पर उम्मीद की जीत को कायम कर दिया। बच्चे लॉन में बैडमिंटन खेलने लगे और वे तीनों बेंच पर बैठकर सामने फैले पेड़ों से लदे हरियाले पहाड़ों का लुत्फ उठाने लगे। थोड़ी ही देर में नैना अतीत के दरवाजों में दाखिल होकर उन यात्राओं को जीने लगी जो पापा ने कराई थी। वे यात्राएं जिनमें कोई परेशानी उसे छू नहीं सकती थी। पापा है ना सबसे लोहा लेने के लिए, और माँ सभी जिद पूरी करने के लिए। पर इस बार कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, कहाँ घूमना है, ये सब इंतजाम और उससे जुड़े सवाल नैना ने खुद ही हल किए थे। उसे लग रहा था आज माँ पापा की वही भूमिका उसे निभानी है।
स्मृति की कई छवियों ने न जाने कहां से उसमें असीम साहस भर दिया। अगली सुबह पल्लवी और पराग को नैना ने पहले ही तैयार कर दिया और मम्मी से रात को कह दिया कि पापा की वॉक के बाद और नाश्ते से पहले आप लोग अपनी 2 चाय टाइम से पी लेना। ये उनकी बरसों पुरानी आदत है जिसके बिना उनका दिन अधूरा रहता है। नाश्ता करने के बाद सब आज के दिन की यात्रा के लिए तैयार हो गए। माँ को उसने समझा दिया कि वे बेतकल्लुफ हो नए ड्राइवर के घर परिवार के बारे में न पूछें। इससे उसे माँ की सादगी महसूस हो जाएगी और फिर दिखाने लगेगा अपने तेवर। जरा सा हंसकर बोल लो इनसे, सर पर सवार हो जाते हैं। जो अकड़ से रहता है उससे ही ठीक रहते हैं। नैना ने तय कर लिया था कि वो ड्राइवर के साथ वाली सीट पर ही बैठेगी। न जाने मन में कहां से ये बात उसके घर कर गई कि साथ बैठकर अपने सख्त रवैये से वह एक नैतिक दबाव ड्राइवर पर बना सकती है। बलदेव नाम के उस नए ड्राइवर को उसने साफ कह दिया, कल का अनुभव बहुत ही बुरा था हमारा और आज की यात्रा में हम वह सब दोहराना नहीं चाहेंगे। सबके आने पर बलदेव ने आदतन घर के बुजुर्ग पुरुष पापा को अपनी बगल में बिठाने के लिए आगे की सीट का दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर नैना ने हल्की सी हिचक महसूस की जब वो उसकी बगल में बैठने लगी। माँ पापा पीछे और बच्चे उनसे पिछली सीट पर बैठकर धमा चौकड़ी मचाने लगे। सफर शुरू होते ही नैना ने कुछ बातों पर गौर किया। गाड़ी की रफ्तार धीमी थी और हर मोड़ से पहले मुस्तैदी से हॉर्न बज रहा था। बाद में सरपट दौड़ाएगा, नैना ने मन में कहा। आंखों पर चढ़े काले चश्मे की आड़ में उसने ड्राइवर की वेशभूषा और चेहरे पर गौर किया। साधारण पर साफ कुर्ते पाजामे में था बलदेव। पैरों में कोई स्पोर्ट शूज नहीं, सस्ते लेदर की ही चप्पल थी। हिमाचली नैन नक्श, दुबला पतला शरीर, कहीं कोई अतिरिक्त चर्बी नहीं। गोरे रंग पर फबती काली मूंछों की बुनावट में फिलहाल कोई ऐंठ नहीं दिख रही थी। बालों में ढंग से तेल लगा हुआ था और तिरछी मांग में कोई आवारा जुल्फ उसे दिखाई न दी। पर तभी उसके मन ने सवाल किया, बालों के ठीक बने होने से ही तो आवारा गर्द न होना सिद्ध नहीं होता। नैना पक्के जासूसों की तरह कार्यवाही कर रही थी। दूसरी तरफ ये भी सोच रही थी कि बाद में विवेक को ये सब बताते हुए दोनों कितना हंसेंगे। उसने महसूस किया गाड़ी में चल रहे रेडियो की आवाज भी बलदेव के पहनावे से मेल खाती दिख रही है। उपस्थित होते हुए भी शांत, लगभग अनुपस्थित जैसी। अरे सीधेपन का नाटक है, अभी करेगा चिक चिक। कभी घुमाने को लेकर, कभी देरी को लेकर, तो कभी पैसों को लेकर। नैना की मुद्रा ये सब सोचकर और कड़ी हो गई। एक और बात उसके जेहन में आई। घुमावदार मोड़ आने के बावजूद अभी तो अपने शरीर और गाड़ी पर पूरा नियंत्रण रखा है, पर हो सकता है कि आगे लिबर्टी लेने लगे। औरत साथ बैठी है, यही सोचकर खुश हो रहा होगा।
इनके लिए क्या पढ़ी लिखी, क्या अनपढ़, सब बराबर। अब अगला पहलू था उसकी गाड़ी। बुलेरो नैना की पसंद नहीं, पर गाड़ी पुरानी होने के बावजूद बुनियादी सुविधाओं के साथ ठीक लग रही थी। उसके अपने सामान के रूप में नैना को एक हॉकी स्टिक नजर आई और एक पुरानी बोतल में पीने का पानी। स्टिक को लेकर भी बुरे बुरे विचार आ रहे थे उसके मन में। कहीं किसी सुनसान जगह पर इसने हमला बोल दिया तो क्या होगा। अब समय आ गया था ड्राइवर पर एक नैतिक दबाव बनाने का। सो नैना ने गंभीरता से उसके काम के बारे में बड़ी ही सधी आवाज में पूछना शुरू किया कि वो कब से गाड़ी चला रहा है, टूरिस्ट कौन सी जगह जाना ज्यादा पसंद करते हैं। जवाब देते हुए जैसे ही बलदेव ज्यादा तफसील में जाने की कोशिश करता, वैसे ही वह अपनी तनी मुद्रा और मौन से उसे सचेत कर देती। नैना की हालत बड़ी ही अजीब थी। भीतर का डर और चिंताएं उसे परेशान कर रही थी और चेहरे से उसे बेहद आत्मविश्वासी दिखना था इस वक्त। जल्दी ही सब कला संग्रहालय पहुंच गए। मैडम, मेरा फोन नंबर ले लो। जब आप आ जाओ तो मुझे कॉल कर देना और एक मिस्ड कॉल भी कर देना ताकि मेरे पास आपका नंबर आ जाए। क्यों, तुम कहां जा रहे हो? क्या रुकोगे नहीं यहां? आज सारा दिन साथ हो तो क्या जरूरत है नंबर की? जी यही हूं, बस जान पहचान वाले मिल जाते हैं तो जरा चाय। अभी पी लो चाय और गाड़ी के पास ही ठहरो। आदेशात्मक स्वर में नैना की आवाज निकली। मन ने फिर चेताया, मत दे नंबर, कहीं बाद में गलत इस्तेमाल करे। इत्मीनान से संग्रहालय देख कर लौटे तो बलदेव मुंह पर रुमाल डालकर सो रहा था। पापा बोले, काम के चक्कर में सोने को कहां मिलता होगा बेचारे को। पापा इतना भी बेचारा नहीं है, देखिए क्या ठाठ हैं। नैना की आवाज बेहद खुश्क होती जा रही थी। बलदेव के गाड़ी स्टार्ट करते ही उसने सवाल दाग दिया, नींद पूरी हो गई ना तुम्हारी? उनींदे गाड़ी चलाना खतरनाक है। जाओ मुंह पर पानी के छींटे मारकर आओ। नहीं मैडम जी, कोई जरूरत नहीं, अपना खाना सोना तो ऐसे ही रहता है। आप लोग पहले घूमेंगे या कुछ खाएंगे? हमारे जवाब का इंतजार किए बिना ही उसने फिर कहा, रास्ते में अच्छा ढाबा है, वहीं खा लेना आप। नैना का मन तुरंत बोला, हाँ अच्छा ढाबा यानी अच्छा कमीशन, और ऊपर से उम्मीद रखेगा कि इसे भी खिला दें। नैना ने पापा को पलटकर देखा। पापा ने बात समझकर मुस्कुराकर टाल दी। मन फिर बोला, भाई जब तुम्हारे पैसे पूरे दे रहे हैं तो क्या खाने पर थोड़ा भी खर्च नहीं कर सकते? एक ठीक ठाक सी जगह पर ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। माँ ने आदतन पूछ ही लिया, तुम भी कुछ मंगा लो बलदेव। नैना सवाल से भरी आंखों से माँ को घूर रही थी। तभी ड्राइवर बोला, जी अपना खाना तो बस 2 टाइम का है, खाकर चला और जाकर खाऊंगा। पानी साथ रखता हूं, आप इत्मीनान से खाकर आओ। ड्राइवर की इस विनम्रता का नैना पर कोई खास असर नहीं पड़ा, क्योंकि उसका मानना था हमारे खाने से कमीशन के रूप में
उसकी अतिरिक्त आय होने ही वाली है, तो खाए न खाए हमें क्या फर्क पड़ना। खाना तो अच्छी जगह खिलाया उसने, क्यों? पापा ने पूछा। वो तो मैं शक्ति दिखा रही हूं, इसलिए लाइन पर है, वरना आपको नहीं पता क्या कितनी महंगी जगह ले जाते हैं ये लोग 2 कौड़ी का खाना खिलाने। नैना ने खुद पर गर्व किया। माँ ने फरियादी स्वर में कहा, उसके लिए भी कुछ ले लो ना, थोड़ा मीठा ही सही, खुश हो जाएगा। नहीं माँ, एकदम नहीं, और हम क्यों करें खुश उसे, सख्त बने रहना ही ठीक है। इस बार पापा बोले, इस सख्ती के चक्कर में तू लगातार टेंशन लेकर नहीं चल रही क्या? सवाल ठीक था, पर इससे बड़ी टेंशन जो नैना को थी, उसका क्या? 2 बुजुर्ग और 2 बच्चों की जिम्मेदारी, अनजान जगह, और वो अकेली जवान औरत जरा सी नरम पड़ी कि मामला हाथ से निकल जाएगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गाड़ी पार्किंग के किराए के साथ जीप और टिकट का खर्चा भी था। लंबी लाइन देखकर पापा ने 1000 का नोट उसे थमाकर टिकट लाने भेजा। टिकट हाथ में पकड़ाकर भी शेष बचे हुए पैसे जब बालदेव ने न लौटाए तो नैना की आंखों ने पापा से सवाल किया, ले लेंगे वाले बेफिक्र अंदाज में पापा सबको लेकर आगे बढ़ गए। कुछ देर चलने के बाद नैना को एहसास हुआ कि पापा के हाथ में सौंपा हुआ कैमरा गायब है। अच्छी तरह याद था नैना को, जीप तक तो उनके ही हाथ में था। महंगा और विवेक का पसंदीदा कैमरा होने की वजह से नैना की जान सूख गई। पराग का मिनी कैमरा और नैना का मोबाइल कैमरा होने के कारण पापा को कैमरे की कमी महसूस नहीं हुई। घूमकर लौटे तो बलदेव ने बैठते ही ड्रॉअर से कैमरा निकालते हुए कहा, जीप वाले के बेंच पर सर से गलती से छूट गया था शायद। उसकी इस ईमानदार, जिम्मेदार हरकत पर अचानक ही विश्वास न कर पाने के कारण नैना के मुंह से उसके लिए शुक्रिया का एक शब्द नहीं निकला, पर कैमरा मिलने पर एक अदृश्य शक्ति के लिए 2 बोल जरूर निकले, थैंक गॉड। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से निराश होकर अब उन्होंने चिड़ियाघर की तरफ रुख किया। शाम घिर रही थी और बच्चों को भूख लग रही थी। सबका चाय पीना एकदम जरूरी हो गया था। खाने पीने के एक खोखे के पास सब रुक गए तो बलदेव माँ से बोला, मैडम, घर में पेड़ है खुमानी का, कल आपके लिए लेता आऊंगा। बच्चे ज्यादा खाकर अपना गला खराब कर लेंगे। माँ उसे लगभग आशीर्वाद देते हुए मुस्कुरा रही थी, पर नैना का मन कह रहा था, ना जाने कैसी कच्ची सी ले आएगा, और क्या हमारे गले खराब नहीं होंगे? जितने की खुबानी नहीं होगी उससे चौगुने की तो दवा आ जाएगी, और फिर बाजार से दुगनी कीमत नहीं वसूलेगा क्या हमसे? नहीं चाहिए तुम्हारी खुबानी। पापा के हाँ कह देने के बावजूद नैना ने कोई तवज्जो नहीं दी। लौटते हुए रात घिर रही थी। सबकी निगरानी, फिर ड्राइवर के साथ वाली सीट पर सोने से उसके उनींदे होने का खतरा भी था, और उसे लग रहा था कि सोने पर कहीं कोई ऊट पटांग हरकत न हो जाए उसके साथ। अचानक बलदेव ने कहा, जी एक रास्ता और है जिससे 10 किलोमीटर का फर्क आता है,
उसी से ले चलता हूं। ड्राइवर के सहज कथन ने तूफान सा मचा दिया। जब छोटा था तो पहले भी इसी रास्ते से क्यों नहीं लाया? रात में नया रास्ता किस लिए पकड़ रहा है? कहीं हाल ही में दिखाई जा रही सारी भल मनसाहत के पीछे इसकी कोई आपराधिक प्रवृत्ति तो नहीं छुपी? नैना को अचानक जैसलमेर के रेगिस्तान सम से होटल तक लौटने का वाकया याद आ गया। बहुत रात घिर चुकी थी उस दिन और मीलों तक अंधेरा और निर्जन था सब। अचानक ड्राइवर ने कहा, रास्ते में मेरा गांव पड़ता है, 5 मिनट रुककर चलूंगा। उसके ये कहते ही नैना ने डर कर विवेक को देखा था। घबराहट तो विवेक के चेहरे पर भी थी, पर उनकी बुद्धि ने काम किया। सावधानी के लिए उन्होंने होटल के मैनेजर को फोन मिलाया और बताया कि हम कहाँ हैं और कितनी देर में पहुंचेंगे। पर दोनों ही जानते थे कि ऐसा करके वे केवल अपने को तसल्ली दे रहे हैं। यहाँ किसी ने मार काट कर डाल दिया, किसी को क्या फर्क पड़ना था। विवेक ने नैना से कहा, तैयार रहो बुरे से बुरे के लिए। पर ड्राइवर बिना चाकू तलवार लाए एक रुमाल में रोटी और पीतल के कटोरदान में दाल या सब्जी भरकर अपने लिए रात का खाना लेकर लौटा। उस रात होटल सुरक्षित पहुंचने को नैना और विवेक ने एक दैवीय चमत्कार ही माना था। आज उसी घटना को याद कर नैना डर के बावजूद थोड़ी राहत भी महसूस कर रही थी। थोड़ी देर में आबादी वाला और जाना पहचाना सा रास्ता आता हुआ देख नैना की जान में जान आई। सारा सामान कमरों तक पहुंचाकर जब बलदेव जाने को हुआ तो नैना ने कहा, कल भी घूमना है, तुम आ सकते हो क्या? जी मैडम, कितने बजे? उसे समय बताकर जब नैना पापा के कमरे में गई तो दोनों बच्चे नाना के पेट पर हाथ रखे और पैरों पर पैर चढ़ाए अपनी बातें कर रहे थे। माँ ने कहा, बड़ा अच्छा दिन रहा आज का। माँ, पापा और बच्चों को खुश देखकर नैना को अपार संतोष हुआ। अगले दिन की यात्रा पापा के आदेश से शुरू हुई। चल, तू बैठ माँ के पास। इतना बूढ़ा भी नहीं हुआ जितना लाड़ लड़ाकर तू बना रही है। एक बार पापा को सचेत रहने का इशारा देकर नैना माँ के पास बैठ गई। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले ही बलदेव ने कहा, साहब, आपके कल के बचे 280 रुपए मैं भूल गया था जी। और एक थैला माँ को सौंपते हुए उसने कहा, जी चखो मेरे पेड़ की खुबानी। नैना झेप गई। आज पापा लुत्फ उठाने के पूरे अंदाज में थे। बलदेव यार, पुराने गाने नहीं हैं तुम्हारे पास? साहब, आजकल टूरिस्ट फड़कते हुए गाने सुनते हैं। मैं तो रेडियो ही चलाता हूँ, अभी लगाता हूँ आपके लिए पुराने गाने। बस पापा तो रफी, किशोर और मन्ना डे के गीतों के साथ बलदेव के मुरीद हो गए। आज सब नैना के आदेशों से मुक्त थे। घर परिवार में कौन कौन है तुम्हारे? पापा ने ड्राइवर से पूछा और एक चुप्पी के बाद उसने कहा, परिवार तो कहाँ है जी, माँ पिताजी नहीं रहे, भाई अलग हो गया है। अब घर के नाम पर बस जी मैं
बीवी और 2 बच्चे, और कौन। सभी ने गौर किया, इस आदमी के लिए घर का मतलब एकाकी परिवार नहीं, सबका साथ था। और इसलिए सवाल के जवाब में आई उसकी चुप्पी ने बहुत कुछ कह दिया। नैना के माथे पर आज तनाव की सलवटें लगभग गायब थीं। 2 घंटे के बाद सब लोग एक नदी के पास थे। नदी का विस्तार, गति, लहरें और ठंडक सबको अपनी तरफ खींच रही थी। कई गाड़ियां नदी से काफी ऊपर की ओर थीं, पर बलदेव माँ पापा की सुविधा को देखते हुए गाड़ी को नदी के बिल्कुल पास ले आया। माँ को सहारे से उसने नदी किनारे एक बड़े पत्थर पर बिठा दिया। पापा तो पैंट के पांचे मोड़कर पानी का सुख लेने नदी में पहुंच गए। ग्लेशियर से पिघलकर आता बर्फीला पानी जहां पांवों को राहत पहुंचा रहा था, वहीं रेत में बने गड्ढे में खौलता पानी था। एक ही जगह पर ऐसी विचित्रता रोमांचित कर रही थी। बलदेव ने ही बताया कि सर्दियों में ऐसे गड्ढे खोदकर लोग उनमें बैठ जाते हैं। उसकी बातों से बच्चों को एक नया खेल मिल गया। दोनों अपने नन्हे हाथों से रेत को खोदकर गड्ढा बनाने में जुट गए। बलदेव ने उनके पास ही एक नया गड्ढा खोदना शुरू कर एक छोटी सी प्रतियोगिता की चुनौती देकर बच्चों को उत्साहित कर दिया। जो बच्चे कल से रिवर राफ्टिंग की जिद पकड़े थे, उन्हें एक बार भी उसका ख्याल नहीं आया। नैना भी अब पूरी बेफिक्री के मूड में आ चुकी थी। उसने महसूस किया कि बलदेव के साथ ने उसके ओढ़े हुए गंभीर व्यवहार की परत को छील उखाड़ कर उसे फिर से अपने माँ बाप का चंचल बच्चा बना दिया है। बहुत देर तक नदी को निहारने, लहरों से खेलने के बाद सूचना आई कि ये क्षेत्र खाली कर दिया जाए, क्योंकि नदी में पीछे से पानी छोड़ा गया है। हाल ही में 25 बच्चों के इसी तरह बह जाने की पीड़ादायी घटना से पापा चिंतित हो गए और जल्दी जल्दी सबको उठाने लगे। निश्चिंत रहिए साहब, इतनी जल्दी कुछ नहीं होगा। ऐसा कहकर हमें ले चलने से पहले बलदेव ने बच्चों के गड्ढे और अपने गड्ढे के बीच बनी दीवार को एक खेल बनाकर तोड़ना शुरू किया। देखो, मेरा गड्ढा तुम्हारे से बड़ा है, पर अगर दोनों मिल जाएं तो हमारा गड्ढा यहाँ सबसे बड़ा हो जाएगा। 3 जोड़ी हाथों से खोदी जा रही रेतीली दीवार की तरह नैना के मन में बलदेव के प्रति जबरन बनाई गई दीवार सरकते हुए अब पूरी तरह धंस चुकी थी। कहते हैं कि यात्राएं बहुत कुछ सिखाती हैं। नैना ने भी आज जाना, भीड़ भरी इस दुनिया में इंसान मिल ही जाते हैं। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि हाँ, तो आप इस कहानी को आपके दोस्तों और सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। कहानियों के इस अनूठे सफर में हम सफर बने रहने के लिए आप यह चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार, सायोनारा।